गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सैनिक आइडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। आज की जो क्लास है वो है फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वॉल्यूम 2 ऑफ 2। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इंडेक्स को कि कहाँ तक हमने चैप्टर को रिवाइज किया है अब तक। लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूल 3 में फ्लो कंट्रोल वॉल्व, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल, कॉमन मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक के बारे में पढ़ा था। इस तरीके से 4.3.188 ये जो टॉपिक था ये ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है ये मॉड्यूल 4 का है। मॉड्यूल 4 में हम लोग को पढ़ना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हिंदी में बोलते हैं निवारण अनुरक्षण। इसको बोलते हैं निवारण अनुरक्षण, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये क्या होता है इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्सिंग गियर व्हील फॉर वेरियस पर्पस ड्राइव। जो गियर व्हील होते हैं उनको अलग अलग टाइप के जो ड्राइव होते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है, लुब्रिकेशन मेथड क्या क्या होते हैं, और कटिंग फ्लूइड कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है आपका फिक्सिंग गियर व्हील फॉर वेरियस पर्पस ड्राइव। अलग अलग प्रकार की जो ड्राइव है जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है, अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसी सिचुएशन है उस प्रकार की गियर ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि जो फिगर नंबर अगर आप इसमें देखें तो एक इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस मतलब क्या है, जो इसका केंद्र बिंदु है इन दोनों गियर्स का केंद्र बिंदु अगर आप देखेंगे तो केंद्र बिंदु ठीक इसके बीचों बीच से होके जाता है, ठीक इसके बीचों बीच से होके जाता है। तो ये दोनों लाइनें क्या हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस। यह समांतर अक्षों के बीच में ऊर्जा और गति का प्रसारण करता है। जो भी समांतर अक्ष है जैसे यहाँ ये बताया उसके बीच में ऊर्जा और गति का स्थानांतरण होता है। स्पर गियर एवं हेलिकल गियरों में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। स्पर गियर पढ़ाया था मैंने आपको, हेलिकल गियर भी पढ़ाया है, उसमें इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। उदाहरण के तौर पे लेथ मशीन में जो गियर बॉक्स होता है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। लेथ मशीन का गियर बॉक्स इसी सिद्धांत पे काम करता है। गाड़ियों में जो आपके गियर बॉक्स होता है वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। अगला है आपका रैक एंड पिनियन। इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन। पिनियन यह घूर्णी गति को सीधी रेखा में बदल देता है। यह किस तरीके से हो रहा है, इस फिगर को अगर देखें आप लोग तो ये देखिए, मान लीजिए अगर ये घूर्णी गति कर रहा है इस तरीके से, ये गोल गोल घूम रहा है, तो क्या करेगा ये इसको पीछे की तरफ ढकेलेगा। अगर इस पे गोल गोल घूमेगा तो ये क्या होगा, ये इसको पीछे की तरफ ढकेलेगा। तो ये क्या कर रहा है, एक घूर्णी गति को सरल रेखी गति में कन्वर्ट कर रहा है। ये घूर्णी गति को ये सरल रेखी गति में कन्वर्ट कर रहा है। यही इसको बोलते हैं हम लोग रैक एंड पिनियन मेथड। स्पर गियर और रैक को मिलाकर फिर हेलिकल गियर और या हेलिकल रैक को प्रयोग करके इसे बनाया जाता है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर में। डायल टेस्ट इंडिकेटर यही काम करता है, रोटेशनल को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। अगला है इंटरसेक्टिंग एक्सिस, प्रतिच्छेदित अक्ष। प्रतिच्छेदित अक्ष में क्या होता है, जैसा कि इसमें फिगर में दिखाया गया, बेवल गियर, जो बेवल होता है, बेवल गियर, इस टाइप की जॉइंट्स में इसका इस्तेमाल होता है।
दो शाफ्ट एक दूसरे के 90 डिग्री कोण के लंबवत पर काट रहे होते हैं। लंबवत मतलब जैसे कि इसका अक्ष अगर देखें, अगर इस गियर का अक्ष देखेंगे तो ऐसा होगा, और इस गियर का अक्ष देखेंगे तो ऐसा होगा। तो ये दूसरे को एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं आपका इंटरसेक्टिंग, जहां पर जिस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एक्सिस। तो ऐसे बेवल गियर के फॉर्म में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एक्सिस। शेपिंग मशीन में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, या फिर आपकी जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है 4 व्हीलर्स की गाड़ियों की, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद होता है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस, इसमें क्या होता है, ना तो पैरेलल होता है ना तो इंटरसेक्टिंग होता है। जैसे कि एक लाइन अगर यहाँ से ऐसे गई है तो दूसरी लाइन उसके ऊपर से गई है, ना कि उसके सीधे क्रॉस कर रही है, इसके ऊपर से होके गुजरती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। बीच में गैप होता है जो उनके सेंटर पॉइंट का होता है, तो इसको इंटरसेक्ट नहीं करती। इस प्रयोग में दो असमांतर और अप्रतिच्छेद अक्षों पर 90 डिग्री पे लगा होता है। ये क्या होता है, 90 डिग्री पे लगा होता है। गति प्रसारित करने के लिए होता है यह स्क्रू गियर व वर्म गियर। वर्म गियर या स्क्रू गियर में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर देखिए, 2 व्हीलर गियरों का टूट फूट होना और उसमें सुधार, वियर एंड टियर टूथ व्हील एंड देयर रेमेडीज। जैसे गियर में अगर जो टूथ व्हील होते हैं, जो दांते बने होते हैं, उनमें जो टूट फूट हो जाती है तो उसमें कैसे सुधार किया जाता है। तो ये देखिए मॉडरेट वियर, इसको बोलते हैं औसत वियर, मतलब कि जो घिसाव हुआ है ये औसत घिसाव हुआ है, जनरली ऐसा घिसाव होता है। इसके बाद क्या लिखा है, एक्सेसिव वियर, बहुत ज़्यादा इसमें बियर किया गया, घिसा गया इसे। जब लुब्रिकेंट की परत धातु पर होगी तब बियर अधिक होगा। जब लुब्रिकेंट जो होता है धातु के सरफेस पे हमेशा क्या होता है, लुब्रिकेटिंग फॉर्म में रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बियर है वो बढ़ जाता है। बियर एंड टियर ये दो चीजें किसी भी यांत्रिक उपकरण में होती हैं। यदि लुब्रिकेंट की परत अच्छे से चढ़ाई जाए, कार्य सतह पर बराबर तेल की सप्लाई की जाए, तो क्या होगा, ये बियर लंबे समय तक चलता रहेगा, घिसने से बचता रहेगा। रगड़ने से बियर होना, एब्रेसिव बियर, जब कोई चीज बार बार घिस रही है उससे अगर उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है। गियर में लुब्रिकेशन के साथ बाहरी कारकों का भी आ जाना, जैसे अगर आपका जो तेल है, तेल में अगर कोई पार्टिकल आ जाए, कोई कण आ जाए, धूल के कण आ जाए, उससे क्या होता है, वो अन्य पार्टिकल को भी घिस घिस कर खराब कर सकता है। दूसरा अगला रीजन है कोरोसिव, जंग द्वारा, और किसी भी यांत्रिक उपकरण में जंग लग जाती है तो भी क्या होता है कि उस जंग के माध्यम से धीरे धीरे उसमें डिफॉर्मेशन आने लगता है। यदि आयल को जंग लगाने वाले मटेरियल मौजूद होंगे तो, इसलिए हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, हमें ये पूरा इंश्योर होना चाहिए कि उस तेल में किसी भी प्रकार का कोई भी फॉरेन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी बाहरी तत्व उसमें नहीं होना चाहिए। फिल्टर का प्रयोग करें, इसके लिए क्या होता है, फिल्टर, जब तेल अगर आपका गंदा हो रहा है तो उसके लिए क्या काम करता है, फिल्टर। फिल्टर प्रयोग करें और मोटा लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग करें। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर मोटा होगा तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा बढ़िया होगी। तो मोटा लुब्रिकेंट ऑयल का इस्तेमाल करें और फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, तेल भी साफ छन कर जाएगा और वो चिकनाई भी उसमें लंबे समय तक बनी रहेगी। क्रशिंग, रगड़ना, अब गियर में रगड़ आ जाए, इसका कारण क्या हो सकता है, सतह ऊंचा नीचा होना या गियर ठीक से एक दूसरे पर न लगा होना। रगड़ तभी होती है जब अलाइनमेंट या सेटिंग सही ना हो दो गियरों के बीच में। तो अलाइनमेंट सेटिंग का एक तो प्रोसेस होता है, एक तो ऊपर नीचे गियर में जो ज्योमेट्रिकल एरर कोई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके बाद
इसका सुधार क्या है? गियरों की सतह, जो गियरों की सतह स्मूथ रखनी चाहिए, चलित भार की सीमा को नम रखना चाहिए और भार को लिमिट से कर रखें। इसका अर्थ यह है कि जो गियर की जो सरफेस है उसको स्मूथ होना चाहिए, अलाइनमेंट सही होना चाहिए, और जो उस पर लोड दे रहे हैं, लोड जितना उसमें डिफाइन किया गया है, जैसे अगर दिया गया है कि इस पे 100 किलो तक का ही लोड चाहिए तो उससे ज़्यादा का लोड उस पर नहीं लगाना चाहिए। इससे गियर में घिसावट शुरू हो जाती है, गियर पे ज़्यादा लोड पड़ता है। उसके बाद होता है अस्थि भंग, जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने का मुख्य कारण गियर का पूर्ण दांत का टूटना है। गियर का अगर कोई दांत टूट जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। यांत्रिक भाषा में, मैकेनिकल की भाषा में इसको फ्रैक्चर बोला जाता है। या फिर फटीग ब्रेकेज। फटीग ब्रेकेज कारण क्या होता है? आवश्यकता से अधिक भार बनाना, भार लगाना। जिस किसी भी यांत्रिक उपकरण पे जरूरत से ज़्यादा लोड देंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इसका उपचार यही है कि भार को समझ बूझ कर लगाना चाहिए और उच्च मजबूती वाला मटेरियल इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरलोड, ओवरलोड जिसके द्वारा तन्यता शक्ति बढ़ जाती है। टार्क लिमिटिंग ओवरलोड सुरक्षा यंत्र। इसमें क्या होता है कि ओवरलोड की अगर समस्या आ रही है किसी भी गाड़ी में या किसी भी यांत्रिक उपकरण में, तो ऐसी जगहों पर हमें टॉर्क वाली लिमिट क्या है, सुरक्षा यंत्र के रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए। टॉर्क लिमिट का काम ये होता है कि वो जरूरत से ज़्यादा लोड पड़ने ही नहीं देता, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगी, इसलिए टॉर्क लिमिट का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक और होता है कोल्ड फ्लो, रोलिंग व पिनिंग क्रिया जो अधिक भार पर होती है। रोलिंग व पिनिंग क्रिया जो अधिक भार पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड फ्लो। रिपलिंग क्या होती है? रिपलिंग उच्च संपर्क बल की स्थिति में आवर्ती भार। यदि दो गियर जो है आपस में रिजिड मूवमेंट कर रहे हैं, यानी संपर्क की स्थिति में चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? अगर उस पर आवश्यकता से अधिक लोड पड़ता है तो उसकी जो सतह है वो घिसने लगती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है कि टूथ की जो सतह होती है उसकी केस हार्डनिंग हमें कर देनी चाहिए। केस हार्डनिंग क्या करता है? ऊपर की जो परत होती है उस परत को स्ट्रांग बना देता है, मजबूत बना देता है, उसी को हम बोलते हैं केस हार्डनिंग। स्पाइरल गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर एवं वर्म गियर की फिटिंग प्रणाली ये कैसे काम करता है? वर्म एंड वर्म व्हील। वर्म गियर का जो आलंबन होता है इसमें अत्यधिक बहुत क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। ड्राइव एवं गियर में विविध प्रकार के संपर्क आवश्यक हैं, जिससे कि उच्च कार्य लोड द्वारा एक ही लोड कोण पर भार किया जा सके, जिससे कि गियर फेल ना हो पाए। तो कोई भी कार्य एक ही लोड पर और एक ही कोण पर, एक ही एंगल पर ही होना चाहिए। अलग अलग एंगल पर देने पे क्या होगा? वेरियस लोड अगर अलग अलग एंगल से आएंगे तो गियर फेल हो सकता है। तो गियर पे हमें क्या होता है कि जो लोड है वो एक ही डायरेक्शन से हमेशा देना चाहिए। कीवे क्या है? गियर बोर में शाफ्ट पर ठीक से माउंटिंग करने हेतु एक या एक से अधिक कट गियर पर लगाए जाते हैं, जिसे चाबी कहते हैं। इसी को बोलते हैं कीवे। सेट स्क्रू, गियर को शाफ्ट से जोड़ने के लिए स्क्रू पर प्रयोग किया जाता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं सेट स्क्रू। गियर को शाफ्ट से जोड़ने के लिए इस प्रकार के। सिंपल बोर, एक सटीक छिद्र जो गोंद द्वारा चिपकाकर डिजाइन किया गया है, इसको बोलते हैं सिंपल बोर। इसके बाद क्या होता है? स्प्लाइट। हब को कई पीसों में स्प्लिट किया जाता है, जिसे अलग अलग क्लैंप के माध्यम से टाइट किया जाता है एवं शाफ्ट पर पकड़ बनाई जाती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है।
इसको बोलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मतलब बट जाना दो भागों में, उसी को बोलते हैं स्प्लिट। उसके बाद है आपका हेलिकल गियर। हेलिकल गियर क्या है कि गियर केंद्र बोर का छिद्र है जो शाफ्ट का अंगभूत है। बोर व्यास के केंद्र का होल का व्यास। इसमें क्या होता है हेलिकल गियर में कि जो आपका गियर का डिजाइन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे इसमें एंगुलर खांचे कटे होते हैं हेलिकल गियर में, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिकल गियर। ये कम नॉइस, जहां पर हमें कम आवाज की जरूरत होती है, जहां पे नॉइस, जैसे मशीनें तो चले लेकिन आवाज कम हो, तो ऐसी जगहों पर हम हेलिकल गियर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर हेलिकल गियर एक बना हुआ है। शाफ्ट पर पिनियन माउंट करें। पिनियन की बोर पर गोल चैम्फर शाफ्ट के शोल्डर की दिशा में होनी चाहिए। ये सब सारी चीजें इसमें दिखाई है किस प्रकार से हम लोग हेलिकल गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लायर का प्रयोग करके रिटेनिंग रिंग को फिट करें। प्लायर के प्रयोग से इसको फिट किया जाता है। उसके बाद है बेवल गियर। जैसा मैंने अभी बताया कि बेवल गियर का जो अक्ष होता है वो 90 डिग्री पर होता है, दोनों गियरों का अलग अलग। जिस प्रकार से फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है कि एक जो अक्ष है वो इस डिग्री से आ रहा है, एक अक्ष इस डिग्री से आ रहा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। लुब्रिकेशन मेथड। लुब्रिकेशन मेथड को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि जो यांत्रिक मशीनें होती हैं उनका लुब्रिकेशन हमें किस किस माध्यम से किया जाता है और किस किस प्रकार से किया जाता है। तो लुब्रिकेशन मेथड जो होता है, लुब्रिकेशन 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। पहला जो इसमें होता है गुरुत्व बल फीड प्रणाली, ग्रेविटी फीड सिस्टम जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है फोर्स फीड प्रणाली, जिसको हम लोग करते हैं फोर्स फीड सिस्टम। अगला होता है स्प्लैश फीड प्रणाली, स्प्लैड फीड सिस्टम। अब इन तीनों के बारे में हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहला जो है ग्रेविटी फीड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविटी फीड कैसे काम करता है। इस विधि का प्रयोग आयल छिद्र, आयल कप एवं विक फीड लुब्रिकेटरों में करते हैं। विक फीड और मैनुअल स्क्रू डाउन गीजर। इसमें क्या होता है कि आयल होल पर ग्रीस पॉइंट द्वारा, देखिए होता क्या है, जैसे कोई मशीन है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं। मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक है। अब इस मशीन में मान लीजिए यहाँ पर एक गियर बॉक्स चल रहा है और यहाँ एक गियर बॉक्स चल रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी फीड। क्या होता है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग करके लुब्रिकेशन देना। मतलब जहां पर ऐसे गियर चल रहे हैं जहां पर हमेशा उसे तेल की आवश्यकता है लुब्रिकेशन की, तो किसी हाइट पॉइंट पर, हाई पॉइंट पर क्या करते हैं, एक ऑयल का कंटेनर लगा देते हैं और पाइप के मतलब एक इसके के माध्यम से कनेक्शन दे देते हैं। तो ये बूंद बूंद करके थोड़ी थोड़ी मात्रा हमेशा इनके पास गिरता रहता है और फिर यहीं से कलेक्ट होकर दोनों तेल वापस इसमें चला आता है। तो ग्रेविटी के माध्यम से, क्योंकि ऊपर से नीचे आने के लिए ग्रेविटी के माध्यम से ही आराम से, कोई भी फोर्स की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। तो इस यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी के माध्यम से मशीन के सभी कलपुर्जों में, क्योंकि जो तेल का कंटेनर होता है वो हाइट पर लगा दिया जाता है। जैसे पानी की टंकी घर के ऊपर लगाई जाती है, कोई इलेक्ट्रिक या कोई इंजन का फोर्स तो चाहिए नहीं होता, पानी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल से ही नीचे की तरफ आता है। ठीक उसी प्रकार तेल को भी मशीन के किसी ऊपरी हिस्से में लगा कर बूंद बूंद करके गिराया जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी फीड सिस्टम, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। जैसे यहाँ पर देखिए रुई का कॉटन डाल दिया गया है, ऐसे रुई का कॉटन क्या करता है, बूंद बूंद करके मशीन पे तेल को गिराता रहता है। देखिए यहाँ पर ऑयल फ्यूल टैंक है, ये तो फोर्स फीड सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर एक चित्र नंबर 1 और 2 है जो है वो आपका ग्रेविटी फीड सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है। फोर्स फीड सिस्टम क्या है, फोर्स फीड सिस्टम का मतलब ये है जैसे कि आप कोई दम लगाकर, किसी को जोर लगाकर, शक्ति का प्रयोग करके
ग्रीसिंग का या लुब्रिकेशन का काम कर रहे हैं। जैसे ग्रीस गन आपने देखी होगी, जो होली की पिचकारी होती है, होली की पिचकारी कुछ ऐसी होती है, आगे छोटा सा मुंह बना होता है, यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, यहाँ हैंडल लगा होता है और यहाँ हैंडल लगा होता है। जब इसको दबाते हैं तो इसमें ग्रीस भरा होता है, इसमें ग्रीस भरा होता है, ये ग्रीस यहाँ से निकलने लगता है। तो इस प्रकार से इसको क्या हमने क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया, तो फोर्स लगाया इसीलिए इसको बोलते हैं फोर्स फीड प्रणाली। फोर्स फीड प्रणाली यानी कहीं भी हम फोर्स लगाकर, दम लगाकर या पंप लगाकर कोई भी लुब्रिकेशन का काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स फीड प्रणाली। जैसे कि फिगर नंबर 4 में देखिए कि यहाँ पर क्या है, पंप लगाया गया है। जब इस पंप को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये ऑयल टैंक है, यहाँ से ये ऑयल को खींचेगा और हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऑयल टैंक यहाँ लगा हुआ है, पंप यहाँ है, पंप को बार बार जब प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो प्रेस करने पे क्या होगा, यहाँ से तेल जो है यहाँ से होते हुए मशीनों के बाकी कलपुर्जों तक पहुंच जाएगा। इसी को बोलते हैं फोर्स फीड सिस्टम। ठीक है। एक होता है स्प्लैश, स्प्लैश लुब्रिकेशन। स्प्लैश लुब्रिकेशन में क्या होता है, स्प्लैश लुब्रिकेशन में जो आपका गियर होता है, जैसे जहां जो भी ऐसा जो जिस अवयव पे, जिस पार्ट पे हमें तेल बार बार लगाना होता है, इस विधि में शाफ्ट पर लगी बीयरिंग के पास एक रिंग डाल दी जाती है। इस रिंग के नीचे तेल भरा रहता है, अतः जब शाफ्ट घूमती है तो रिंग को अपने साथ घुमाती है और रिंग अपने साथ तेल उछाल उछाल कर बीयरिंग को पहुंचाता रहता है। यह लुब्रिकेशन एक अविश्वसनीय विधि है क्योंकि तेल के बाहर गिरने का भय नहीं रहता है। इसे रिंग आयलिंग भी कहते हैं। अब जैसे ये एक गियर है, ये क्या है, ये गोल गोल घूम रहा है तेज गति से, ये गोल गोल घूम रहा है। इसमें एक देखो रिंग डाल दी गई है और नीचे क्या है, यहाँ तक तेल भर दिया गया है। ये सब तेल भरा हुआ है, यहाँ पे तेल भरा हुआ है। जब ये गोल गोल घूमता है तो रिंग नीचे जाता है, तेल उठाकर ऊपर की तरफ छिड़कता है, बार बार बहुत तेजी से होता है। सोचिए ये पूरे ये सिस्टम चारों ओर से एकदम सील पैक रहता है, तो ये घुमाता है तो तेल क्या पूरे गियर पे एकदम छिड़कता रहता है। इसको बोलते हैं स्प्लैश, छिड़काव विधि, स्प्लैश विधि। इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्लैश फीड प्रणाली। तो ये आपका जो गियर होता है ना मोटरसाइकिल में, उसमें यही सिस्टम इस्तेमाल होता है। उसमें क्या होता है कि आपके यहाँ पे तेल भरा होता है और उसमें गियर लगे होते हैं कई, और वो गियर तेल में डूबे रहते हैं, नीचे वाला हिस्सा बस। जब ये नीचे घूमता है तो तेजी से घूमते घूमते पूरे सिस्टम को तेल की आपूर्ति करता रहता है। जैसे स्प्लैश फीड प्रणाली में देखिए यहाँ पर भी है। एक अन्य विधि में घूमते हुए तत्व को ऑयल लेवल के संपर्क में लाया जाता है, वो पूर्ण सिस्टम को लुब्रिकेटिंग ऑयल से छिड़क किया जाता है। इस प्रकार का सिस्टम खराद मशीन के हेड स्टॉक ऑयल इंजन के सिलेंडर में लगाया जाता है। ये जो सिस्टम है देखो, ये बार बार घूमता है, जब ये नीचे की तरफ ऐसे आता है तेल को उठाते हुए जाता है, फिर इधर से आता है फिर तेल को उठा के लाता है, तो पूरे सिस्टम में क्या करता है, तेल को छिड़कता रहता है। ये देखिए ग्रीस गन, इसको जब प्रेस करेंगे, दबाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से ग्रीस जो है निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, फोर्स फीड सिस्टम है। अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं। देखिए ऑयल पंप, यहाँ पर क्या है, प्रेस, यहाँ पर जब हम इसको बार बार दबाते हैं अंगूठे से तो ऑयल निकलकर जहां भी हमें डालना होता है हम डालते हैं। इसको बोलते हैं फोर्स फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम। ये देखिए फोर्स फीड सिस्टम है ये। बियरिंगों पर स्नेहक डालना, शाफ्ट को बुश बियरिंग में घुमाती है या रोलर बियरिंग घुमाती है, अब घर्षण का अनुभव करती है। इसमें क्या हम लुब्रिकेशन का काम कर रहे हैं। लुब्रिकेशन का क्या मुख्य बिंदु क्या क्या है, आयलिंग और ग्रीसिंग बिंदुओं को ढूंढे, कहाँ कहाँ पर हमें आयलिंग और ग्रीसिंग करनी है ये हमें पता होना चाहिए। स्नेहक को सही स्नेहक विधि का प्रयोग करें, जैसे कहाँ पर किस प्रकार के स्नेहक का प्रयोग करना है लुब्रिकेंट का, ये हमें पता होना चाहिए। कहाँ ग्रीस लगाना है, कहाँ तेल लगाना है, कहाँ ग्रेफाइट का इस्तेमाल करना है,
और लुब्रिकेंट का प्रयोग जहां पर करना है वहां जरूर करें, बिना लुब्रिकेंट के काम करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब उसका जो शेड्यूल है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई कहीं कहीं पर हमें डेली लुब्रिकेंट डालना होता है, कहीं कहीं पर हफ्ते में एक बार, कहीं महीने में एक बार, कहीं कहीं शेड्यूल करके 6 महीने साल भर में एक बार करना होता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मशीनों की आधी से ज़्यादा लाइफ उसके लुब्रिकेशन पर डिपेंड करती है, ये बात आप समझ लीजिए। अगर लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो मशीन आधे से कम समय में भी बर्बाद हो जाएगी। अगला है कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड पढ़ लेते हैं एकदम जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है कि कटिंग फ्लूइड क्या होता है, कटिंग फ्लूइड के उपयोग और उसके कार्य क्या होते हैं, अच्छी कटिंग द्रव की विशेषताएं क्या होती हैं, अनेक प्रकार की कटिंग द्रव को कैसे पहचाना जाता है, और उनके मटेरियल के लिए सही कटिंग फ्लूइड कौन कौन सा होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है। तो देखिए कटिंग फ्लूइड होता क्या है, जैसे जब कोई मशीन बहुत हाई स्पीड पे काम कर रही है और उस पर जब हम लोग कटिंग का काम करते हैं तो दोनों में हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट होता है तो उस हीट जनरेट को हमें ठंडा करना पड़ेगा, नहीं ठंडा करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होने से मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसका जो गुण है वो उसमें परिवर्तन आ जाएगा, और भी कुछ बहुत सारी चीजें होंगी, जो आपका टूल गर्म हो जाएगा, टूल टूट सकता है, इसीलिए उसको समय समय पर ठंडा करना। तो कटिंग टूल का मुख्य कार्य क्या क्या है वो उसमें समझाया गया है। टूल को ठंडा करने व कार पीस को ठंडा करने के लिए, जैसे कि लेथ मशीन पे या किसी मशीन पे कोई टर्निंग ऑपरेशन हम कर रहे हैं, यहाँ लेथ मशीन पे लगा हुआ है और ये गोल गोल घूम रहा है, जब इस पे हम टूल का इस्तेमाल करते हैं और ये 2000 आरपीएम से अगर घूम रहा है तो आप देखेंगे कि बहुत तेज इसके टिप पे जो नोक होगी यहाँ पे बहुत तेजी से उष्मा हीट जनरेट होगी। तो उस हीट को ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं कूलेंट। कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट क्या करता है, वही कार्य वर्कपीस और कार्य को ठंडा रखता है। चिप व टूल फेस पर स्नेहीकरण को कम करने लगे, को घर्षण को कम करता है। जैसे चिप और टूल्स अगर दो आपस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा स्नेहन मतलब लुब्रिकेंट का भी काम करता है और उनको घर्षण करने से बचाता है। टूल एज पर चिप को वेल्ड होने से बचाता है। जैसे जब चिप क्या होता है, यहाँ से चिप्स निकलने शुरू होती है तो इतनी गर्म होती है कि चिपक के वेल्ड हो सकती है, तो उसको उससे बचाने के लिए गर्मी से वेल्ड हो जाती है, सोचिए इतनी हीट जनरेट होती है, तो उसको बचाने के लिए भी कूलेंट का प्रयोग, ठंडे कटिंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है। चिप को बहाने हेतु काम आती है, इतनी तेजी से पानी के नल की तरह गिरती है ना इसके ऊपर से, मान लो यहाँ पर लगा दिया गया है, काम क्यों नहीं कर रहा, मान लो यहाँ नल की तरह तेजी से इसके ऊपर गिराया जाता है, पानी की तरह नल है ये, यहाँ पर तेजी से पानी की तरह गिराया जाता है। तो इतनी तेजी से गिराया जाता है पानी के नल के ऊपर कि जो उसमें चिप्स निकलते हैं वो भी बह के निकल जाते हैं। अनेक मटेरियल के लिए सही कटिंग फ्लूइड का, और इसमें और क्या होता है, कार और मशीन को जंग लगने से बचाता है। इसमें कार और मशीन पर अगर कोई जंग वंग भी लग रही है तो उसको लगने नहीं देता है। तो कटिंग फ्लूइड के ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही 5 होते हैं। इसमें क्या होता है, उसका एडवांटेज उपयोग क्या है, जब कटिंग फ्लूइड द्वारा टूल ठंडा हो जाता है टूल अपनी कठोरता लंबे समय तक बनाए रखता है, अतः औजार की उम्र ज्यादा हो जाती है। और स्नेहीकरण यानी लुब्रिकेंट के कारण घर्षण कम हो जाता है व उष्मा कम उत्पन्न होती है, अतः उच्च कटिंग स्पीड प्रयोग में लाई जा सकती है। हाई स्पीड पे अगर काम करना है तो आप कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करके हाई स्पीड पे भी काम कर सकते हैं। शीतल द्वारा चिप का वेल्डिंग एक्शन रोका जा सकता है, इसे कोनों से सिरों से नहीं बनाते। टूल को तीखा रखा जाता है व अच्छी सतह फिनिश प्राप्त की जाती है। जब चिप्स बह जाती है तो कटिंग जोन साफ सुथरा रहता है। चिप्स अगर बह रहेंगी तो आसपास का एरिया साफ सुथरा रहता है। मशीन एवं जॉब पर जंग नहीं खाती क्योंकि कूलेंट में जंग नहीं लगता है। कूलेंट में किसी प्रकार का भी कोई जंग नहीं लग पाता। जैसा कि आप लेथ मशीन में देखिए इस उदाहरण में कि जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो ऊपर एक सॉल्युबल ऑयल कूलेंट इसी को बोलते हैं, जब टिप और जॉब पीस एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा का उत्पादन होता है। तो उस उष्मा को ठंडा करने के लिए
कूलेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कूलेंट मतलब कूल मतलब ठंडा करना। तो ये दो कई काम करता है, एक तो इसे ठंडा करता है, दूसरा जो चिप्स निकल रही है उसे बहाकर अपने साथ लेके चला जाता है, और तीसरा काम इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उसको कम करता है। तो कई प्रकार से ये जॉब को भी ठंडा रखता है और जो टूल है उसको भी ठंडा रखता है। तो यही मुख्य कार्य होता है आपका कूलेंट का। इसीलिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कार्य करते समय जो हम वर्किंग टेम्परेचर है वो बनाए रखें। तो ये लेथ मशीन में, मिलिंग मशीन में, शेपर मशीन में, जहां पर भी हाई स्पीड में काम हो रहा है कटिंग का, ऐसी जगहों पर हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम आरी से किसी लोहे को काटते हैं तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते हैं। तो पानी किस लिए डालते हैं? वो इसी वजह से डालते हैं ताकि जो आरी है वो ज़्यादा गर्म ना हो और जॉब पीस भी गर्म ना हो और आसानी से वो कट जाए। तो उसको भी कूलेंट ही, इसीलिए कूलेंट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। इसमें जैसा कि लिखा भी हुआ है कि अच्छे कूलेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। अच्छा कूलेंट बहुत गाढ़ा होता है, कटिंग तापमान पर आग नहीं पकड़ता है, इसका वाष्पीकरण दर कम होता है, मतलब जल्दी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होता। अगर किसी गर्म चीज पे छिड़का जाए या डाला जाए तो उसका वाष्पीकरण नहीं होगा। यह वर्कपीस या मशीनों को जंग नहीं लगने देता है, ये भी बहुत बड़ा इसके अंदर गुण होता है। यह स्थिर रहता है, इसमें झाग नहीं बनता है। यह ऑपरेटर की त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें खराब गंध या चमड़ी की खुजली वाली समस्या ये सब इत्यादि नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है जिसकी वजह से कूलेंट जो है एक रसायन की तरह, रसायन की तरह लोहे की किसी भी मेटल के हिस्से को खराब नहीं करता। इसके प्रकार देखो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कि स्ट्रेट मिनरल ऑयल, दूसरा होता है केमिकल सॉल्यूशन, तीसरा होता है कंपाउंडेड ब्लेंडेड ऑयल, एक होता है फैटी ऑयल जिसको बोलते हैं चर्बी का तेल, और एक होता है सॉल्युबल ऑयल जिसको बोलते हैं पाइसीकरण। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सॉल्युबल ऑयल। और आपको पता है कि कई जगह तेलों का इस्तेमाल होता है, तेल का। जैसे कि अगर आप एल्यूमिनियम काट रहे हैं या उसकी मशीनिंग कर रहे हैं तो ऐसी जगहों पर केरोसिन तेल का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेट मिनरल ऑयल क्या होता है? सटीक मिनरल ऑयल वे द्रव्य जिनका प्रयोग बिना पानी मिलाए किया जाता है। सटीक मिनरल ऑयल का शीतल में प्रयोग करते समय हानियां हैं। इसमें धुएं के बादल बन जाते हैं, जो धुआं बन जाता है क्योंकि उसके अंदर पानी होता नहीं है। इसके उपयोग करते समय इतना प्रभावशाली शीतलता नहीं मिल पाती है। अतः सटीक मिनरल द्रवों को अच्छे शीतलकों में प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातुओं के लिए किया जाता है। जैसा मैंने बताया ना कि एल्युमिनियम की कटिंग करने के लिए हम लोग केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि पानी का। उसके बाद केमिकल सॉल्यूशन, सिंथेटिक ऑयल जिसको बोलते हैं। इसमें ध्यानपूर्वक चुनाव किए गए रसायनों को पानी में मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें चिप्स बहाने की भी क्षमता होनी चाहिए, अच्छा शीतलता प्रदान करने की विशेषता होनी चाहिए, यह जंग रोधी भी होना चाहिए। इसके बाद होता है कंपाउंडेड ब्लेंडेड ऑयल। इसका प्रयोग ऑटोमेटिक लेथ में किया जाता है। यह सस्ता द्रव होता है और चर्बीदार तेल से अधिक तरल होता है। इसके बाद होता है चर्बीदार तेल, फैटी ऑयल जिसको बोलते हैं, लार्ड ऑयल के नाम से इसको जाना जाता है। यह इसका जो प्रयोग हैंडी ड्यूटी वाले मशीनों में ज्यादा किया जाता है, हैवी ड्यूटी, जिसमें कम कटिंग स्पीड होती है। यह टैप तथा डाई थ्रेड काटते समय भी बेंच के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अगला आता है सॉल्युबल ऑयल, जो सॉल्युबल ऑयल है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होता है। जब सबसे सस्ता शीतलक है, ये सबसे सस्ता शीतलक है परंतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि सबसे लौ धातुओं पर जंग लग जाता है। घुलनशील ऑयल को पानी में मिलाया जाता है जिसमें पानी में जंगरोधी विशेषता आ जाती है। इसका अनुपात होता है 1:20 का। एक अगर सॉल्युबल ऑयल है तो 20 पानी होगा। सॉल्युबल ऑयल वह ऑयल है जो इमल्सिफायर द्वारा मिक्स किया जाता है। ये एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में दिखाया गया है अगर किसी मशीन पे कोई ऑपरेशन करना है तो हमें कौन सा कूलेंट इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में अगर आपको ड्रिलिंग करनी है तो आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉल्युबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केरोसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केरोसिन और लार्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रीमिंग करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, थ्रेडिंग करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, टर्निंग ऑपरेशन करना है तो सॉल्युबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चार्ट में अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर किसी एल्युमिनियम पे
टर्निंग ऑपरेशन करना हो तो किस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, किसी एल्युमिनियम पे अगर हमें मिलिंग ऑपरेशन करना हो तो किस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इस चार्ट को आपको अध्ययन करके पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप लोग इस चार्ट को देख लीजिएगा। जैसे इसमें दिया है कास्ट आयरन है, उस पर अगर आपको मशीनिंग करनी है अलग अलग, मिलिंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन, रिमिंग ऑपरेशन, कौन कौन से तेल का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से जो कटिंग ऑयल है वो ऑपरेशन के अनुसार और मटेरियल के अनुसार अलग अलग होते हैं, उनका चुनाव करने के लिए इस टेबल का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आज का जो चैप्टर होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर में कुछ समझने के लिए कुछ खास था नहीं। आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो कैसे कैसे लुब्रिकेशन होता है और कैसे कैसे कूलिंग होती है, इसके बारे में आज हमने पढ़ा है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आपको सैनिक ITI की यूट्यूब चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हैं कि हमने बाकी वीडियोस में कैसे कैसे पढ़ाया है, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं, उनकी बारे में भी आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इसके बारे में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।